हे गाइस, आए तो आज की स्टोरी में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम की। इसमें सबसे पहले हमने बात की है कि हमने चैप्टर नंबर 2 में ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखी थी, जो कि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था आर एच टेक ने 1969, जिसमें उसने 5 किंगडम में इंट्रोड्यूस किए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटाई। इस चैप्टर में हम प्लांटाई किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पॉपुलरली प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर प्लांट्स रहते हैं। हमने तो पहले प्लांट किंगडम के बारे में हमें पहले कुछ और सोचते, मगर ओवर द टाइम इसकी प्लांट किंगडम के बारे में जानकारी हमें और मिली। सो इट हैज़ चेंज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर द टाइम। जैसे कि फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो थे, उन सब ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती है। तो इस वजह से, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है, इस वजह से हमने इनको किंगडम प्लांटी के अंदर डाल दिया, क्योंकि किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेल वॉल होती है। इस वजह से इनको हमने किंगडम प्लांटी के अंदर डाल दिया। मगर लेटर ये पता चला कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है जो कि प्लांटी किंगडम से अलग है। उसके अलावा इनके आपस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो क्योंकि इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन ही को देख लो अगर आप, तो फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, मोनेरा की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती है। तो प्लांटाई तो पहले तो प्लांटी के अंदर ही फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को रख दिया गया, मगर ओवर द टाइम जब हमारी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई फॉर द किंगडम प्लांटी, हमने इनके लिए सेपरेट किंगडम बनाए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात कर लिया है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इस किंगडम की। तो हमें जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पता है, कि हमें पता था ये एल्गी है, मगर अब माना जाता है कि एल्गी नहीं है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी की, जिसमें आ जाता है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब आ जाते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। तो लेट अस लुक द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आर देयर। वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही बेसिस लिया गया क्लासिफिकेशन करने के लिए, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही लिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। जैसे कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, तो इस बेसिस पे, ऐसे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया गया। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सब चीज़ें थी। ये जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये बात आ गई सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल। हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हम देख रहे हैं, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ही हम देख रहे हैं। तो इधर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड मेनली अपॉन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स व्हिच आर बेस्ड अपॉन वेजिटेटिव एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एंड्रोशियम भी होता है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और जो 5 किंगडम सिस्टम था वो किसने दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन का सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, ये हमें दिया था लीनियस ने। ठीक है, सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन टू अस बाय लीनियस। वैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन टू अस बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। एज अगेंस्ट दिस अब बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में तो हमने कुछ पॉइंट्स तो देखे इसके बारे में, मगर इसके ड्रॉबैक्स नहीं देखे। ड्रॉबैक्स क्या आ जाते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की? गलतियाँ क्या है कि ये जो सिस्टम था ना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सिस्टम, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, मतलब कि जो एक जैसे स्पीशीज थे ना, उनको ही डिफरेंशिएट कर दे रहा था। किस बेसिस पर? कुछ कुछ कैरेक्टर जो उनके डिसिमिलर थे, उस बेसिस पर बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को ये डिफरेंशिएट कर रहा था, सेपरेट कर रहा था। तो ये पहला ड्रॉबैक आ गया कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को ये सेपरेट कर रहा था। दूसरा ड्रॉबैक आर्टिफिशियल सिस्टम का ये रहा कि ये जो सिस्टम था ना, ये इक्वल वेटेज दे रहा था दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को, दोनों वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। हालांकि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें पता है ये इजीली इफेक्ट हो जाते हैं। किससे इजीली इफेक्ट हो जाते हैं? बाय इन्वायरमेंट। तो इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ये दो ड्रॉबैक्स आ जाते थे कि ये फ्यू कैरेक्टर्स जो इनके बीच में डिसिमिलर थे, उन बेसिस पे रिलेटेड स्पीशीज को, जो बहुत ज्यादा रिलेटेड स्पीशीज थे, उनको सेपरेट कर रहा था। और उसके साथ साथ ये इक्वल वेटेज दे रहा था टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सिंस दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर ऑफन, वेरी ऑफनली इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। तो इसी वजह से, इन दो ड्रॉबैक्स की वजह से, एज अगेंस्ट दिस we were given with the natural system of classification to us by George Bentham एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। इन्होंने हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंदर, जो कि जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। वैसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड अपॉन नेचुरल एफिनिटीज, और नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड था। और ये जो नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, इसने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया गया। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि एक्सटर्नल, आर्टिफिशियल में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को लिया गया एज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कंसीडर किया गया, और वेजिटेटिव और दोनों एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेस पर किया गया क्लासिफिकेशन। मगर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड है, इसने दोनों एक्सटर्नल फीचर्स तो लिए ही लिए, मगर उसके अलावा इंटरनल फीचर्स भी लिए। एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर क्या आ जाता है, ये तो हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसकी तो बात कर ली है। हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ये सब एक्सटर्नल फीचर्स में आ सकता है। इंटरनल फीचर्स में क्या आ जाता है? जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब कि फाइन स्ट्रक्चर जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। और इंटरनल फीचर्स की बात करें, जैसे कि एनाटॉमी मतलब कि मेकअप वर्ड यूज़ कर सकते हो, मेकअप। एनाटॉमी मतलब कि ये ऐसी साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन या फिर एनिमल की बॉडी के स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी होती है एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी, एज द नेम सजेस्ट, एम्ब्रियोलॉजी
Biology, as the name suggests, it is this branch of biology. It is that branch of biology which is concerned with the study of embryo. Embryo की study के साथ concerned है. Embryo की study उसकी development के साथ concerned है. Embryology. Then comes the phytochemistry. It is that branch of chemistry, as the name suggests, that it is that branch of chemistry that deals with plant parts, plant के parts और plant के products से deal करती है chemistry की ये branch. So internal features were also considered in this natural system of classification, and this natural system of classification was based upon natural affinities, and it considered both the external features and internal features like the ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. एंड ये हम किसके अंदर देख रहे हैं, स्टार्टिंग में ही देख लिया था, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. तो दिस classification, such a classification for flowering plants was given to us by, as I already told you, that natural system of classification for flowering plants was given to us by George Bentham and Joseph Dalton Hooker, and the artificial system of classification was given to us by, tell me, Linnaeus. Okay, so moving on to the next third system of classification, which is at the present time being used at the present time, that is phylogenetic classification system. Now question is that this phylogenetic classification system is based upon evolutionary relationships. Phylogenetic classification system, as the name suggests, phylogenetic का मतलब यही होता है, phylogenetic नाम का ही मतलब ये होता है related to evolutionary relationships. तो यही है इसका, इस सिस्टम के अंदर यही सारी चीजें इसी के ऊपर बेस्ड है. phylogenetic classification system is based upon evolutionary relationships. अच्छा, natural system of classification is based upon natural affinities. Artificial system of classification is based upon external features, natural, both external and internal. phylogenetic evolutionary relationships के ऊपर बेस्ड है, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, उनके बीच में क्या evolutionary relationships रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है ये phylogenetic system of classification. मतलब कि जो जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिजम्स सेम टेक्सा को बिलोंग करेंगे, मतलब सेम कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, मतलब सेम टेक्सॉन को बिलोंग करेंगे, उनके कॉमन इंसिस्टर्स होंगे. इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वजह से हमें ये पता चलेगा ना कि उनके कॉमन इंसिस्टर्स है, सेम इंसिस्टर्स है, अगर सेम टेक्सा को बिलोंग कर रहे हैं. वी नाउ यूज दिस इन्फॉर्मेशन फॉर मेनी अदर सोर्सेज टू. सो ये इन्फॉर्मेशन phylogenetic classification system है, तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की इन्फॉर्मेशन यूज की ही जा रही है, इसके ऊपर ही बेस्ड है phylogenetic classification system. बट उसके अलावा ये evolutionary relationships are also used for other sources too. सिर्फ क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए नहीं evolutionary relationships यूज होते हैं, बल्कि बाकी सोर्सेज के लिए भी यूज होते हैं, ताकि क्लासिफिकेशन के ही बाकी डिफिकल्टीज को रिजॉल्व किया जा सके. तो इसलिए ये evolutionary relationships, ये सब सोर्सेज, ये सब इन्फॉर्मेशन, evolutionary relationship, ancestors, टेक्सा, इन सब की रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व द डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन. दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस. ये इन्फॉर्मेशन तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट जब हमें कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, सबूत ना मिले, फॉसिल फ्यूल्स का कोई एविडेंस ना मिले कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसके ये कॉमन फॉसिल्स है. तो इसके लिए अगर हमें कोई प्रॉपर प्रूफ ना मिले, सपोर्टिंग प्रूफ ना मिले फॉसिल्स का, तो दिस evolutionary relationships become more important when there is no supporting fossil evidence. अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की. तो तीन टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी की हम बात करेंगे. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी सीधे सीधे कंप्यूटर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर्स की हेल्प से ये एक न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की जाती है. व्हाट इज टेक्सोनॉमी? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्सोनॉमी एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं प्रॉपर ग्रुप में, मतलब एक सेपरेटेड फॉर्म में तरीके से अरेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को. दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. सो ऑब्वियसली ये भी कुछ चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगी, जैसे कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्वियसली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है. तो कंप्यूटर्स को कैरेक्टर्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए, मतलब जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करने के लिए जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए नंबर्स और कोड्स कंप्यूटर्स के अंदर असाइन किए जाते हैं. किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर नंबर और कोड असाइन किए जाते हैं. सो नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा इज देन प्रोसेस. और ये नंबर और कोड असाइन किए जाते हैं सारे कैरेक्टर्स को, और फिर वो डाटा प्रोसेस किया जाता है. और इस वे में ये तो वैसे 100 ऑफ कैरेक्टर्स को एक ही साथ, ढेर सारे कैरेक्टर्स को ये सेम टाइम पर ये कंसीडर कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है ना. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर फास्टली सेम टाइम पर 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता है. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता होगा. इसके बावजूद भी कि ये 100 ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर कर सकता है, इसके बावजूद भी ये इक्वल इंपॉर्टेंस देता है सबके सब कैरेक्टर्स को. सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में ऐसा नहीं है कि इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती सब कैरेक्टर्स को. सब कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, चाहे वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो, चाहे वो इंटरनल कैरेक्टर हो, चाहे वो जैसा भी कैरेक्टर हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है. एंड 100 ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एट द सेम टाइम. एंड सेकंड टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी इज साइटोटेक्सोनॉमी. एज द नेम सजेस्ट, अगेन आई विल से, एज दिस नेम सजेस्ट, साइटो मीन्स साइटोटेक्सोनॉमी is type of taxonomy is the type of process in biology in which we arrange things based upon the cytological information के बेसिस पर. साइटोटेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये साइटोटेक्सोनॉमी होती है. सो साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड अपॉन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. बस यही बात है साइटोटेक्सोनॉमी की. इट इज बेस्ड अपॉन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम, नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. बस ये बात है. सो साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड अपॉन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम, नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. एंड केमोटेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो केमो मीन्स केमिकल. सो केमोटेक्सोनॉमी इज अ टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी which is based upon chemical constituents of the plant के ऊपर ही बेस्ड है. ऑब्वियसली फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा था ना, ये सब हम किसके अंदर देख रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए. तो प्लांट्स के लिए ही केमोटेक्सोनॉमी, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको यूज करती है टेक्सोनॉमी करने के लिए, ताकि टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन ऑब्वियसली. एंड आर आल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट बाय दीस डेज. दीस केमोटेक्सोनॉमी इज आल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट दीस डेज. तो ये प्रेफरेबल है, केमोटेक्सोनॉमी इज प्रेफरेबल बाय टेक्सोनॉमिस्ट. आजकल यूज करते हैं टेक्सोनॉमिस्ट. केमोटेक्सोनॉमी की भी बस यही बात है कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर बेस्ड है, बस ये बात. अब हम बात करते हैं, हमने जैसे कि प्रॉमिस किया था हम किसकी बात करेंगे?
प्लांट्स के अंदर वी विल डिस्क्राइब प्लांटी अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। सो यहाँ पर एल्गी की सबसे पहले हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एल्गी। एल्गी क्या है? एक सिंपल क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थायलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एल्गी के अंदर आ जाते हैं। एल्गी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्वेटिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें एक्वेटिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। थायलॉइड सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थायलॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोफिल बियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कि काफ़ी हद तक प्लांट जैसा है ना, ऑब्वियसली तभी प्लांट के अंदर ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लोरोफिल है इसके अंदर, ऑटोट्रॉफिक है, लार्ज एक्वेटिक है, बहुत फ्रेश वाटर मेरीन ऑर्गेनिजम्स। थायलॉइड क्या होता है? व्हाट इज दिस थायलॉइड? थायलॉइड या फिर थैलस, अगर मैं बात करूँ थैलस की, व्हाट इज थैलस? थैलस एक ऐसी प्लांट बॉडी होती है जिसको हम प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं बता सकते कि भाई इसकी स्टेम ये है। मतलब एक प्लांट को हम प्रॉपर डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये इसकी स्टेम है, ये इसके रूट हैं, ये इसके लीव्स हैं, ये इसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम है। हम प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसका रूट कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो वो कहाँ है। तो दैट इज कॉल्ड एज थैलस, थैलस स्ट्रक्चर। थैलॉइड इज एडजेक्टिव फॉर थैलस, ठीक है। सो थैलस, थैलॉइड बॉडी एल्गी, मतलब इसको प्रॉपर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसके रूट ये है। अभी पिक्चर बताती हूँ, आपको प्रूफ हो जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो ये सब प्लांट्स है, आपको ये सब एल्गी है ना, तो आपको दिख रहा है कि इसकी रूट्स कहाँ पर है, शूट कहाँ पर है, फ्लावर कहाँ पर है, लीव्स कहाँ पर है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना, तो वही बात है। तो यहाँ पर इस जगह पर यही बात की गई है कि यहाँ पर कि एल्गी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। सो दे आर फॉर्म इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, मतलब कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, हर जगह आपको पानी में आपको मिल जाएंगे। पानी के अलावा बाकी हैबिटाट्स में भी पाए जाएंगे, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में, वुड में आपको एल्गी दिख जाएगा। और उसके अलावा ये एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं एल्गी, सिम्बियोटिक एसोसिएशन की तरह भी आपको दिख सकते हैं, जैसे कि एल्गी फंजाई के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना सकता है। उस सिम्बियोटिक एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन, जब ये एल्गी फंजाई के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है। एल्गी एनिमल्स के साथ भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना सकता है, उसको उस सिम्बियोटिक एसोसिएशन को हम कहेंगे, जैसे कि ऐसे सिम्बियोटिक एसोसिएशन की एग्जांपल है स्लॉथ बियर, ठीक है। तो लाइकन की बात तो हमने पिछले चैप्टर में भी की थी, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने फंजाई की बात की थी, इस चैप्टर में हम एल्गी की बात कर रहे हैं, तो फंजाई की बात तो कर ही ली। यहाँ पर लाइकन सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो बनाते हैं फंजाई के साथ, क्योंकि फंजाई से खाना शेल्टर प्रोवाइड करता है, एल्गी से खाना प्रोवाइड करता है।